मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड 5 थ्योरम्स डिस्कस की थी। आज हम थ्योरम नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इट सेल्फ अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन का इंटरसेक्शन लें तो वो खुद भी एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। तो आप लेट कर लो कि एच आई जो है हमारी, जहां पर आई हमारा टी से बिलोंग कर रहा है, एक नॉर्मल सब ग्रुप की फैमिली है, जी के नॉर्मल सब ग्रुप की। तो फिर हमने लेट किया कि जो इनकी इंटरसेक्शंस होगी, सारी एच आई की इंटरसेक्शन होगी, वो किसी एच के इक्वल है, जहां पर टी जो हमारा है वो इंडेक्स सेट होगा। सच दैट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी, जो एच आई होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। उसके बाद इन्होंने लेट किया कि एच एलिमेंट जो है वो हमारा कैपिटल एच यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप से आ रहा है। तो इसका मतलब अगर एच हमारा कैपिटल एच से आ रहा है, इसका मतलब एच जो हमारा वो एच आईज में भी पड़ा है सारे, क्योंकि जो एच है वो इंटरसेक्शन ऑफ एच आई के इक्वल है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। अब हमने लेट किया कि एक एक्स एलिमेंट ग्रुप जी से आ रहा है, देन क्या होगा, जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच आई में जाएगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। अब एक्स एच एक्स इनवर्स एच आई में चला गया, इसका मतलब सारे एच आईज में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी है, और इंटरसेक्शन किसके इक्वल थी, एच के इक्वल। तो इसलिए एक्स एच एक्स इनवर्स अब किसके इक्वल हो गया, बराबर हो गया एच के। तो इसका मतलब एच जो हमारा हुआ वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। थ्योरम नंबर 7 देखिए। इफ एम एंड एंड आर नो टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन फॉर एवरी n belongs to n and m belongs to m, show that nm is equals to mn। देखिए हमने लेट कर लिया कि जो हमारा स्मॉल m है वो कैपिटल m से आ रहा है, ठीक है। अगर वो कैपिटल m से आ रहा है और कैपिटल m तो ग्रुप g का ही सब ग्रुप है, तो वो m जो है वो g में भी जाएगा, ठीक। और n जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m इनवर्स nm जो होगा वो n से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ m एलिमेंट g का है ना। जैसे वहां पे x एलिमेंट g का होता था, बस यहाँ पर m एलिमेंट g का है और n एलिमेंट कैपिटल N का है। फिर इन्होंने इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने m इनवर्स nm को, तो वो भी n में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट तो ऊपर n में जा ही रहा है और n इनवर्स भी n में जा रहा है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी n में जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस n इनवर्स m इनवर्स nm बिलोंग कर गया n में, बस ब्रैकेट हटा दी हमने। सिमिलरली n इनवर्स m इनवर्स nm भी m में भी जाएगा, ठीक है। अब ये n में भी गया एलिमेंट और ये m में भी चला गया, तो इन दोनों से फिर ये इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। बट हमें इनिशियली जो इनकी इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी के एलिमेंट के इक्वल दी हुई थी, तो इसका मतलब ये जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहां से आपने क्या कंक्लूड करा कि जो nm है ये इनवर्स वाले उधर ले जाओ आरएचएस में, वो mn के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 8। इफ h बी अ सब ग्रुप ऑफ g एंड n बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, h हमें कोई भी सब ग्रुप दे रखा है g का और n एक नॉर्मल सब ग्रुप है g का, देन h इंटरसेक्शन n जो होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा h का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें देखो सिंस दिया हुआ h एंड n आर सब ग्रुप ऑफ g, h तो सब ग्रुप था ही, n नॉर्मल सब ग्रुप था। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप तो होगा ही। तो फर्स्टली तो उन्होंने ये लिखा कि h एंड n आर सब ग्रुप्स ऑफ g। अगर ये सब ग्रुप है तो इनकी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगी, ठीक। आल्सो जो h इंटरसेक्शन n है वो h में तो कंटेन होगी ना, इंटरसेक्शन h सेट में तो कंटेन होगी। तो हमने लेट कर लिया h से एक एलिमेंट, अगर h से एलिमेंट हमारा x आ रहा है और इनकी इंटरसेक्शन से कोई एक एलिमेंट t आ रहा है। अब देखो t जो है वो h इंटरसेक्शन n में है, इसका मतलब जो t है वो h में भी है और जो t है वो n में भी है, तभी तो उनकी इंटरसेक्शन में पड़ा है ना। फिर उसके बाद कहा कि जो n था वो नॉर्मल सब ग्रुप था, ये देखिए, बट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अब अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो x h x इनवर्स है वो h में बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो x h x इनवर्स है वो n में भी बिलोंग करेगा, ठीक। अगर वो h में भी है n में भी है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी हो गया, ठीक। तो इसका मतलब अगर इस तरह का एलिमेंट किसी सेट के इंटरसेक्शन में जा रहा है तो उसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप होगी। हमने यही प्रूफ करना था कि इंटरसेक्शन जो होनी चाहिए वो नॉर्मल सब ग्रुप होनी चाहिए h का। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप को आप फैक्टर ग्रुप भी बोल देते हो। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो h हमारा कोई नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए g का, ठीक है। और उसके बाद हमने कोसेट्स तो पढ़े ही थे, HA और AH। ये HA हमारा क्या था, राइट कोसेट, और AH हमारा क्या था, लेफ्ट कोसेट।
फिर इन्होंने क्या किया, एक ए एलिमेंट, यहाँ पे जो ए एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट तो ग्रुप जी से ही आता है, तो वो इन्होंने कहा कि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन राइट कोसेट एच ए इज सेम एज लेफ्ट कोसेट ए एच। और अगर राइट कोसेट एच ए लेफ्ट कोसेट ए एच के इक्वल हो जाए तो जो जी बाई एच होगा ना, जी बाई एच क्या होगा, वही कोशेंट ग्रुप होगा। और इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट पड़े होंगे, इसके अंदर सारे ही राइट कोसेट पड़े होंगे, मतलब एच ए टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे जहां पर ए हमारा जी से आएगा। तो इसी ग्रुप जी बाई एच को आप कोशेंट ग्रुप भी बोलते हो। ठीक है, एच सबसे पहले कंडीशन क्या होनी थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था, ए कोई एलिमेंट हमारा जी का था, तो हमारा क्या हुआ था, अगर हमारे सारे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाते हैं तो जी बाय एच जो हमारी कलेक्शन बनेगी जिसके अंदर राइट कोसेट पड़े हैं सारे, वो हमारी क्या कहलाएगी, कोशेंट ग्रुप कहलाएगी। अब कोशेंट ग्रुप पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है शो दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। हमें शो करना है कि कोशेंट ग्रुप के जितने भी कोशेंट ग्रुप हैं वो एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, किसी भी एबिलियन ग्रुप के जो कोशेंट ग्रुप होंगे वो भी हमेशा एबिलियन ही होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट करो आप, जी कोई एक एबिलियन ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है। ठीक है, तो एच क्या हुआ, उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, है ना। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एच कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी का और जी जो एबिलियन है तो एच सीधा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि जो ए बी है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, देन क्या होगा, हमने जी बाई एच में अभी कलेक्शन दिखाई ना कि वो एच ए कोमा एच बी टाइप की कलेक्शन शो करेगा। तो एच ए कोमा एच बी किस में बिलोंग कर जाएंगे, जी बाई एच में, अगर ए कोमा बी हमारे जी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अब एच ए इंटू एच बी की प्रोडक्ट निकाल ली, तो एच ए इंटू एच बी करके देखा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए बी के, और ए बी हमारा किसके इक्वल है, बी ए के। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप जी था वो एबिलियन था, तो वो किसके, अब इसको फिर वापस से एच बी ए को कैसे लिख सकते हो आप, एच बी इंटू एच ए। तो जब हमने एच ए इंटू एच बी निकाला तो वो एच बी इंटू एच ए के इक्वल आ गया, मतलब जी बाई एच के एलिमेंट जो है वो कम्यूट कर गए, इसका मतलब जो जी बाई एच हुआ हमारा ग्रुप एबिलियन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी इज ऑफ ऑर्डर एन, देन प्रूव दैट इफ ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू एम देन एम डिवाइड्स एन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एच हमारा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और ए एलिमेंट जी का है, देन हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच ए होगा वो एम के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एम हमारा क्या करेगा, एन को डिवाइड करेगा। तो वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच इज एच। हमें पता है कि जो हमारा जी बाई एच ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो एच होगा। ठीक है, इफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ए की पावर एन करेंगे वो हमारे पास ई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जब हम h इंटू ए की पावर n करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, h इंटू ई, क्योंकि ए की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और किसी भी सेट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही सेट आ जाता है, तो h आ गया हमारे पास। ठीक है, बट अगर हम h ए की पावर n वैसे निकाले तो वो कैसे लिखा जाएगा, h इंटू ए की पावर n का मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, फिर h के साथ सबको सेपरेट कर लिया, एच ए एंड सो ऑन एच ए, मतलब क्या हुआ, एच ए हमारा पावर n में लिखा गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, एच ए की पावर n किसके इक्वल हो गया, एच ए एन के। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, h, क्योंकि वो जी बाई एच की आइडेंटिटी है। फिर आगे कह रहे हैं एज ऑर्डर ऑफ एच ए इन जी बाई एच इज m, है ना। ऊपर जो था कि एच ए का ऑर्डर हम देखें अगर जी बाई एच के अकॉर्डिंग तो वो तो हमारे पास m होगा, और एच ए की पावर जब हमने n करी तो वो किसके इक्वल हुआ, आइडेंटिटी हुआ वो जी बाई एच का। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल होता है और ए की पावर n आइडेंटिटी होगी तो वो किस केस में होगी, जब m डिवाइजर होगा n का। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी कि अगर m डिवाइजर होगा n का तो ये होगा, और अगर ये है तो m n का डिवाइजर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन तो होगी, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि m जो डिवाइड कर रहा है n को, तो यही हमने प्रूव करना था कि m डिवाइड्स n होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। क्या कह रहे हैं कि हर कोशेंट ग्रुप किसी भी साइक्लिक ग्रुप का हमेशा साइक्लिक ही होता है। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप लेट कर लीजिए, किस तरह से कि जो जी है उसके अंदर ए एलिमेंट
एलिमेंट ए है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो जी ग्रुप है वो हमारा ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब देखिए एज जी साइक्लिक ग्रुप हमने लेट कर लिया कि जी हमारा साइक्लिक है, तो जी एबिलियन भी होगा क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ये भी थ्योरम हमारे पास होती है। फिर उसके बाद एच हमने क्या करा, कोई सब ग्रुप ले लिया जी का। फिर फर्दर थ्योरम अप्लाई करी कि एज एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, देयरफॉर एच जो होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप हुआ जी का। नेक्स्ट हमने लेट कर लिया कि जो ए की पावर एन है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। देन क्या होगा, जब आप एच इंटू ए की पावर एन, देखो ए की पावर एन हमारा जो है वो जी में बिलोंग कर गया, तो एच ए की पावर एन यानी कि राइट कोसेट वो किस में बिलोंग कर गया, जी बाय एच में। ठीक। ऑल्सो जब आप एच ए की पावर एन लिखते हो तो वो क्या लिखा जाएगा, एच इंटू ए एन टाइम्स। फिर वही एच के साथ ए को कंबाइन कर दिया तो वो बेसिकली एच ए की होल पावर एन लिखा गया। तो देयरफॉर इन्होंने कहा, अब ये देखो एच ए की पावर एन आ गया ना, तो यानी कि ये क्या जनरेटर का काम कर रहा है जी बाई एच ग्रुप के। देयरफॉर जी बाई एच क्या हुआ, साइक्लिक ग्रुप हो गया विद जनरेटर एच ए, है ना, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप वही होता है जो किसी से जनरेट होता है। तो यहाँ पे इसका जनरेटर हमें क्या मिल गया, एच। तो हम सिंपली कह रहे हैं कि जी बाई एच हमारा क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ let h1 and h2 be two normal subgroup of G, then prove that G by h1 is equals to G by h2 if and only if h1 is equals to h2। अगर h1 h2 दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें प्रूफ करना है कि G by h1 G by h2 के इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ h1 इज इक्वल्स टू h2। तो दोनों ही कंडीशंस हमें लेके चलनी पड़ेगी। फर्स्टली आप कह दो कि अगर h1 h2 के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। अब हम ये प्रूफ करेंगे, देखो h1 अगर h2 के इक्वल है तो g by h1 तो g by h2 के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि g तो देखो सेम ही है। h1 और h2 डिफरेंट थे और दोनों बराबर दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो बराबर होगा ही होगा। कन्वर्स रिलेशन में हम लेट करेंगे कि g by h1 g by h2 के बराबर है, प्रूफ करेंगे कि h1 भी h2 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो एज h1 बिलोंग्स टू g by h1, ठीक है, अगर h1 हमारा g by h1 में बिलोंग कर रहा है तो h1 g by h2 में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, मैंने लेट किया हुआ है। सो वी गेट h1 इक्वल टू सम कोसेट ऑफ h2 इन g। बट या तो दो कोसेट हमारे आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर वो डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे क्या हो गए, दोनों इक्वल हुए। क्यों हुए? क्योंकि डिसजॉइंट भी तो हो सकते थे, लेकिन इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ई जो है वो कॉमन एलिमेंट है h1 और h2 के बीच में, तो इसलिए ये अब कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये आइडेंटिकल हुए, यानी कि h1 h2 के बराबर हो गया। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। अब हमने एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इफ z इज अ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड h इज इक्वल्स टू mx वेयर x बिलोंग्स टू z, और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, राइट द एलिमेंट्स ऑफ कोशेंट ग्रुप z बाय h। आपको z बाय h ग्रुप कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट लिखने हैं कि किस तरह से होंगे। देखिए z हमें एबिलियन ग्रुप होगा हमारा, क्योंकि z हमारा क्या है, इंटीजर्स का सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, तो फिर z क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। देयरफॉर h क्या हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया z का। तो z बाय h के एलिमेंट क्या होंगे, वो कोसेट होंगे ना h के इन z में, और उसको किस तरह लिखेंगे, एडिटिव है तो वो किस तरह के होंगे, h+0 h+1 h+2 एंड सो ऑन h+m-1 इस तरह के होंगे। ठीक है। h+0 किसके इक्वल हुआ, h के इक्वल, और h के अंदर एलिमेंट देखो mx टाइप के आ रहे हैं, तो कैसे एलिमेंट हुए, 0 m m 2m, और इधर नेगेटिव वाले, क्योंकि m जो है हमारा इंटीजर है। ठीक है, और पॉजिटिव है, m की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव लेके चलनी है, मतलब 0 1 2 ही लेके चलनी है, लेकिन जो x है वो इंटीजर का सेट है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस वजह से यहाँ पे -m -2m वाली टर्म्स भी आ रही है। फिर जब आप h+1 निकालोगे तो यहाँ पर फिर क्या होगी, +1 कर देना, यहाँ पे 0+1 m+1 2m+1 -m+1 -2m+1। फिर h+2 निकालोगे, सिमिलर वे से आप h+m-1 निकालोगे, तो ये हमने टोटल m निकाल लिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, अब हमें ये तो प्रूफ करना है ना कि ये डिस्टिंक्ट भी हैं, तो उसके लिए हमने एक और इंटीजर लेट कर लिया। अगर s कोई भी एक इंटीजर है तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, q और r दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह से कि जो s होगा वो mq + r में लिखा जाएगा, और एक कंडीशन और कि जो r है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और m से लेस देन m-1 से लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है। फिर हम h+s निकाल रहे हैं कि वो क्या होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, h+s की वैल्यू पुट कर दो mq + r। ठीक है। उसके बाद देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा mq है वो h में बिलोंग कर रहा है, तो वो किसके इक्वल हो गया,
एच प्लस आर के। तो एच प्लस एस किसके इक्वल हो गया, हमारा ये फैक्टर पूरा आ गया एच प्लस आर के। तो यहां से हमने देखा कि एच प्लस एस एच प्लस आर के इक्वल हो गया जब आर एम प्लस वन से छोटा और बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कोई एम कोसेट में से ही एक है। तो इसका मतलब इसके पास Z बाई एच के पास सिर्फ m ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसी में से कुछ एक है, कुछ नया नहीं है। सिमिलर वे से आप एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इफ Z इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड H इज इक्वल्स टू, H के अंदर एलिमेंट है 5x वेयर x बिलोंग्स टू Z, बी अ सब ग्रुप ऑफ Z, देन प्रिपेयर अ कंपोजिशन टेबल फॉर Z बाई एच। इसके अंदर आपको Z बाई एच की कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले तो Z बाई एच का सेट लिख लो कि किस तरह से होगा। तो इसके पे कैसे होंगे, देखो एडिटिव ग्रुप है और इंटीजर्स का है, तो H प्लस 0, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3, H प्लस 4 इस तरह के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर H प्लस 5 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल 5 ही एलिमेंट थे, तो 0 से लेके 4 तक काउंटिंग में 5 एलिमेंट हो गए हमारे। ठीक है, अब कंपोजिशन टेबल हमने तैयार करनी है, तो कैसे लिखेंगे, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3, H प्लस 4 को इस तरफ भी लिखेंगे। यहाँ पे आप ऑपरेशन लिखोगे, एडिटिव लग रहा है तो प्लस का, और यहाँ पर भी सिमिलरली आप कॉलम में उसको ऐसे लिख दोगे। उसके बाद कंपोजिशन टेबल तो हमने पहले भी तैयार की हुई है, वही कि H में H को ऐड करा H आ गया, H में H प्लस 1 को ऐड किया H प्लस 1, फिर H में H प्लस 2 को ऐड करा H प्लस 2। सिमिलर वे से सारे बना दोगे। फिर H प्लस 1 में H को ऐड करा, हमारे पास H प्लस 1 ही रहा। H प्लस 1 में H प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 में 1 को ऐड करा 2, और H में H को ऐड करा तो H प्लस 2 आ गया। फिर H प्लस 1 में H प्लस 2 को ऐड करा तो हमारे पास H प्लस 3 आया। फिर H प्लस 1 में H प्लस 3 को ऐड करा तो हमारे पास H प्लस 4 आ गया। फिर देखो जब H प्लस 1 में H प्लस 4 को ऐड करा तो यहाँ पर H प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन जो H प्लस 5 है वो हमारा H प्लस 0 के ही इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर H प्लस 0 ही लिखा गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट तो H प्लस 4 तक ही थे, उसके अलावा अगर H प्लस 5, H प्लस 6, H प्लस 7 आ जाता है तो वो कोई और नहीं उन्हीं एलिमेंट के बराबर है। जैसे H प्लस 5 H प्लस 0 के बराबर है, H प्लस 6 H प्लस 1 के बराबर है, और H प्लस 7 H प्लस 2 के बराबर है, H प्लस 3 H प्लस 8 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारी कंपोजिशन टेबल तैयार कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देख रहे होगे कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ईच रो और कॉलम में वो सेम है। ये देखो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है हर रो में और हर कॉलम में वो हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब अब देखो सेम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी ना, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो Z बाई एच हमारा क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप कहलाएगा।